नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल के लिए एक बार फिर आपके बीच में एक बहुत बड़े ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे पूरे उत्तराखंड के हजारों ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, डिजाइनिंग की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स, म्यूजिक की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट्स, फैशन डिजाइनिंग बच्चों को सिखाने वाले, कैट पर काम करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो उसकी ट्रेनिंग है वो सिखाने वाले इंस्टीट्यूट्स, आर्किटेक्चर को कैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सपोर्ट करता है उसके इंस्टीट्यूट्स, और इसी तरह के अन्य वो कोचिंग संस्थान जो आईएएस की, पीसीएस की और सबऑर्डिनेट सर्विसेज की, बीडीओ की, तहसीलदार की, बैंक्स की, रेलवेज की, इन सभी ट्रेनिंग्स की जो बच्चों को कोचिंग देते हैं, उनका एक ओरिएंटेशन कंपटीशन के लिए बने, वो जाने कि कंपटीशन में किस तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उसका आंसर किस प्रकार से देना है, वो सिखाने का काम वो लोग करते हैं। और ये क्रीम है ये सोसाइटी की। इनमें से अधिकांश वो लोग हैं जो चाहते तो खुद कंपटीशन पास करके और कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था का हिस्सा बने हुए होते। इनमें से मैं इस बात को मैंने देखा है, इनका जो आईक्यू लेवल है वो काफ़ी अच्छा होता है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं उन लोगों का। और ये सभी क्वालिफाइड लोग हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे जो 10+2 करके और 10+2 के बाद कॉलेज पास करके इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, उनको समझाना, उनको किसी चीज़ के बारे में कन्विंस करना आसान नहीं है। तो उनसे ऊपर होना पड़ेगा तभी। तो ये सभी लोग बहुत तजुर्बेकार हैं और ये भी लगातार स्टडी करते हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल जो सब्जेक्ट है अपडेटेड, बिल्कुल वहाँ तक की इनको बतानी पड़ती है। और कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से बदल रहे हैं, लगातार संशोधन हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसलिए ये सोसाइटी की क्रीम है। इन लोगों ने पूरे उत्तराखंड में, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में है, और बहुत बड़ा योगदान है इनका इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का कि वो बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। ऐसा कोई कंपटीशन, ऐसा कोई बैच जिसकी मेरिट लिस्ट बन के बाहर आती है, ऐसी नहीं है जिसमें यहाँ इन इंस्टीट्यूट्स के किसी ना किसी इंस्टीट्यूट की उंगलियों के निशान उस बच्चे के जो करियर है उस पर ना हो। कहीं ना कहीं इसी प्रक्रिया से सभी लोग, और आज जिनसे मेरा ये सवाल है वो भी उन्हीं अधिकारियों से मेरा सवाल है जो अधिकारी भी एक समय इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग पाकर, अधिकांश लोग, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो नेचुरल टैलेंट होता है, उसको कुछ लोग नहीं भी लेते ट्रेनिंग को, सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ स्टडी मटेरियल मंगा के ग्रुप्स में करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग, अच्छा नहीं किया होगा आपने पहले, दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे में किया होगा, लेकिन अधिकांश लोगों ने ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाकर के ट्रेनिंग ली है जो आज हमारी ब्यूरोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग बॉडी में बैठे हुए हैं। अब आइए समस्या पर आता हूं। समस्या यह है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां कई लाख बच्चे इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं भविष्य में या तो किसी अच्छे विभाग में नौकरी लगेगी या किसी अच्छे कंपटीशन में निकल जाएंगे, और वो चाहे राज्य का संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे सेंटर का हो, सबऑर्डिनेट सर्विसेज हो, बैंक्स हो, इन सब में कहीं ना कहीं मेरिट में आएंगे और उनको नौकरियां मिलेंगी। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का सीधा रिश्ता नौकरी से है। लेकिन अब एक नई लहर चल पड़ी और वो वक्त की मांग भी है। अब ये कहा गया कि आत्मनिर्भर बनो, तो ऐसे बहुत सारे, मैं समझता हूं इनमें से 75-80% लोग वो हैं जो इसमें से ट्रेनिंग लेकर के कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखेगा, कोई प्रोग्रामिंग सीखेगा, कोई हमारे जैसे जो चैनल्स है, क्योंकि आज तो बहुत सारे चैनल्स आ गए, उसमें एडिटिंग का काम करेगा आकर के, और बड़ा मजेदार काम है। क्रिएटिविटी जिस किसी भी छात्र के मन में है वो ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाता है। आज इन सबको अचानक एक तुगलकी फरमान से कोरोना के नाम पर बंद कर दिया गया। नमस्कार सर, मैं ड्रीम जोन इंस्टीट्यूट देहरादून से बात कर रही हूँ
और मैं ड्रीम जोन इंस्टीट्यूट में पिछले 8 सालों से कार्यरत हूँ। सर, आपको पता ही होगा, कोरोना के रहते हुए हमें ऑलरेडी बहुत लॉसेस हुए हैं, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में। और इस साल फिर से वही आदेश आए हैं कि इंस्टीट्यूट क्लोज़ करें, इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा ना आए। तो आप ये बताइए कि हम किस तरह से अपनी जीवन शैली चलाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट में हमें अपने रेंट भी देना है, हमें अपने बच्चों को सैलरी भी प्रोवाइड करनी है, स्टाफ को, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो आप ये बताइए कि हम ये कैसे पॉसिबल है विदाउट कि अगर जब तक हम इंस्टीट्यूट ना रन करेंगे। तो सर, मेरी आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति प्रदान करें। थैंक यू सो मच सर। अभी माननीय अध्यक्ष साहब और मैं सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई, काफी सकारात्मक मुलाकात रही। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, हम लोग समझ रहे हैं कि कोविड का प्रसार भी चल रहा है। हमारी केवल एक ही मांग थी कि सर, जब आपने जिम खोल दिए, आपने बार खोल दिए 50% साथ, तो हम लोगों को भी कम से कम इस बात की अनुमति प्रदान की जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने जो पीआरओ थे उन्हें 2 बार कहा कि भाई आप लोग इस पर संज्ञान लें और तुरंत कोई एक्शन लें। और हमने ये भी उन्हें यहाँ तक कह दिया कि सर, अगर आप नहीं खोल पाएंगे तो हम पे अपना इंस्टीट्यूट खोलने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, चाहे आप लोग हमारा चालान काट दीजिए, है ना। और बाकी तो हमारे पास जीवन जीने का तो यही आधार है। बस आप खोलेंगे ही नहीं। ये क्या अत्याचार है भाई? भाई क्यों नहीं खोलेंगे? तो बाकी क्यों खुल रहे हैं? अब आप कह रहे हैं कि जिम भी खुलेंगे, आप कह रहे हैं कि पिक्चर हॉल भी खुलेंगे। तो क्यों खुलेंगे? 50% आपको बस आपके यहाँ उपस्थिति रहेगी, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसकी 50%। अव्वल तो पिक्चर हॉलों में शुरू के 10-5 शो छोड़ दें तो उसके बाद 50% ही हो जाता है। कहाँ हाउसफुल कब होते हैं? बहुत कम। अब वो जमाने गए। अब तो एक शहर में 10-10 मल्टीप्लेक्स में उसके अलग अलग लेवल पे लगी होती है एक मूवी, और 4-4, 6-6 मूवी होती हैं दिन में, 4-4, 6-6 शो होते हैं। तो अब कहाँ रह गया वो टाइम कि आप इस तरह से उसमें कैटेगराइज करें। लेकिन चलिए, आपके मन में तो है ना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि शायद यहां से इकट्ठा रेवेन्यू आता है। तो मैं सरकार आपको याद दिला दूं कि जो आज के दिन में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहाना है नौकरी ना देने का, वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। इस आत्मनिर्भरता के पीछे हमारी सरकार, आप 18% फीस भी लेते हो जी, जीएसटी लेते हो। जब मैं इंस्टीट्यूट चलाया करता था इलेक्ट्रॉन के, इग्नू के, तब वो 10% था और उस पर सरचार्ज था। 10.2% मैंने भी काट करके एक्साइज जमा कराया है, सर्विस टैक्स जो हो गया था। अब आप आज वो जीएसटी हो गया और आपने उसको 18% बढ़ा दिया। अब मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि वो छात्र जो आज आत्मनिर्भर बनने के लिए का ख्वाब लेकर के ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आता है, वो मुफ्त में नहीं आता। वो आप पे बर्डन नहीं है, वो आपके स्टेट एक्सचेकर को, आपके रेवेन्यू को 18% उस फीस का आपको देता है, और तब जाकर के उसका वहां एडमिशन होता है। तो एक तो आपने 18% अपनी रेवेन्यू खोई, अपनी अदूरदर्शिता से, अपने तुगलकी फरमान से, और उन लाखों छात्रों के सामने जो पिछले 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया बिल्कुल खाली बैठे हैं, घर बैठे हैं। उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बच्चों में होने लगी हैं। घर बैठे बैठे टीवी देखते देखते, चैटिंग करते करते परिवार टूट रहे हैं चैटिंग से। ये स्थितियां आज हो गई हैं। आज बहुत बुरी स्थिति में हमारी नौजवान पीढ़ी है आज, और उसको अगर कहीं उसका माइंड डाइवर्ट करके इन इंस्टीट्यूट्स में लगाया जाए, और उनके माँ बाप तैयार हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अच्छी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने के लिए अपनी सारे खर्चे उनको पीछे कर देता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे रहता है। लेकिन आपने वही बंद कर दिए। भाई क्यों बंद कर दिए? एक तो आपने सीधे सीधे कई लाख बच्चों को, जो इस वक्त 1 साल से बिना किसी काम और बिना उद्देश्य के, सिर्फ इसलिए आज वो 1 साल से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं कि अच्छा समय आएगा, कभी तो आएगा। हालांकि वो आपने तो 2014 में ही कह दिया था। मोदी जी, मेरी इस बात को आप राजनीतिक स्वरूप में ना लें, मैं अपने प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं, और इसी उम्मीद से पूरे देश ने आपको चुना था कि अच्छे दिन आएंगे। अब आपने तो ऐलान भी कर दिया था अच्छे दिन आ गए, मगर इन नौजवानों के अच्छे दिन कब आएंगे भाई? ये भी तो बताओ। सरकार द्वारा जारी की कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का हम सम्मान करते हैं, लेकिन
कुछ विशेष पॉइंट्स जो उन्होंने इसमें डाले हैं, जैसा कि आपका कोचिंग संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे और अगर बात करी जाए जिम, सिनेमाघर या अन्य कुछ प्राइवेट सेक्टर्स, वो आपके ओपन रहेंगे 50% उपस्थिति के साथ। तो ऐसा भेदभाव का हम विरोध करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि जिस प्रकार 2020 में हमने आर्थिक संकट झेला है, आप हमें दोबारा से उस ओर लेके जा रहे हो। जिस प्रकार हमने 2020 में पता नहीं कैसे कैसे करके घर का खर्च चलाया है, आप चाहते हैं कि इस बार भी ऐसा हो, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं सभी प्रशासनिक अधिकारियों से और राज्य सरकार से कि आप इस ओर कोई कठोर कदम उठाएं, ताकि हमारे घर का जो आर्थिक समस्या है, जो कि 2020 में लगातार बनी रही, वो 2021 में ना बने। धन्यवाद। तो ये आज बड़ा सवाल है हमारे यहाँ, रोजी रोटी का संकट इन लोगों के पर है और इन सबने, अधिकांश लोगों ने बैंकों से ब्याज ले रखे हैं। इंटीरियर करना पड़ता है, बहुत सारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ते हैं और सारे सॉफ्टवेयर अब तो लाइसेंस वाले हैं, अब तो वो पायरेटेड वर्जन किसी के चलते नहीं, तो लाइसेंस, उसके लाइसेंस फीस है, बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें अपग्रेडिंग भी होती रहती है, वो भी लगातार लेने पड़ते हैं। और इतने सारे जो काउंसलर्स हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सभी ट्रेंड लोग हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मैंने उन लोगों के साथ में काम किया हुआ है, मुझे मालूम है। उनकी तनख्वाह कहाँ से देंगे भाई? अब ये देखिए, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स के कितने सारे जो यहाँ पर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हैं, इनमें से कोई डायरेक्टर है, कोई वहाँ काउंसलर हैं, कोई वहाँ इंस्ट्रक्टर हैं, ये सभी लोग आज देखिए क्या क्या अपील सरकार से कर रहे हैं। जरा इनकी अपील भी सुन लेते हैं एक बार। कोरोना गाइडलाइन में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जिम हॉलों, सिनेमा घरों को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन अफसोस कि जो लोग शिक्षा बांटते हैं, छोटे छोटे घरों में छोटे छोटे कोचिंग पढ़ाते हैं 4, 10, 20 बच्चों को या 30 बच्चों को, तो उन लोगों के हितों का पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। जरा सोचिए महोदय कि हम लोग अपने परिवार का निर्वहन कैसे करेंगे, हम लोग अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएंगे? आखिर आप हम लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जरूर आप कोई ऐसी व्यवस्था कीजिए, हम लोग आपके पूरे गाइडलाइन का जो है पालन करेंगे 50% कैपेसिटी के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग बच्चों को पढ़ा सकें। और ऐसे स्टूडेंट हम लोग पढ़ाते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया एक बार पुनः विचार करें कोचिंग संचालकों के हितों के बारे में। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं ड्रीम जोन इंस्टीट्यूट देहरादून से बात कर रही हूँ। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया करके आप इंस्टीट्यूट को ओपन करने की अनुमति दे दीजिए, चाहे वो 50% बच्चों के लिए ही हो, क्योंकि यहाँ पर पहले ही इंस्टीट्यूट बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें हुई हैं, पूरा साल बर्बाद हो चुका है। अब फिर से वही सिचुएशन आ चुकी है, नए बच्चों का एडमिशन हुआ है, उन्हें पढ़ाई कराने में ऑनलाइन में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। फिर उनकी अगर एडमिशन्स नहीं हुए तो स्टाफ को सैलरी देना मुश्किल हो जाता है और किराया देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किराया जाता है, इनकम जनरेट नहीं होती है। तो कृपया करके सर आप इतनी मदद कर दीजिए कि इंस्टीट्यूट को ओपन करने की अनुमति दे दीजिए सर। थैंक यू। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कौन देखेगा इसको, मॉनिटर कौन करेगा कि 50% लोग या कितने लोग। हमने कहा सर अगर हमसे ऐसी कोई गलती होती है तो आप हमारा बेशक चालान करें। और हमने ये भी उन्हें यहाँ तक कह दिया कि सर अगर आप नहीं खोल पाएंगे तो हम पे अपना इंस्टीट्यूट खोलने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, चाहे आप लोग हमारा चालान काट दीजिए, है ना। और बाकी तो हमारे पास जीवन जीने का तो यही आधार है। और हमारे साथ हम ही नहीं, हमारे साथ कम से कम एक लंबी चेन है जो प्रभावित हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बाकी माननीय अध्यक्ष भी साथ थे। बाकी बस मुख्यमंत्री जी ने यही कहा हमको कि इस पे आप, उन्होंने अपने पीआरओ को कहा है कि इस पे आप लोग जो है थोड़ा सा संज्ञान लें इस बात पे। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा इस वीक वेट कर लेना चाहिए। अगर इस वीक में अगर कोई डिसीजन आता है अच्छा हमारे फेवर में तो हम लोग जो है ठीक है फिर, और अगर नहीं आता है हमारे फेवर में तो फिर मंडे से सभी लोग अपने कोचिंग खोलिएगा। देखा आपने, अब क्या जवाब है आपके पास इनके लिए? कोई जवाब है? और आपको करना कुछ नहीं, देना आपको कुछ नहीं, उल्टा आपको फायदा ही होगा। जितनी फीस आएगी उसका 18%
आपको मिलने वाला है सरकार, तो किसने गुमराह कर दिया आपको? इनको भी आप पाबंदी लगाइए ना। जो कोरोना में जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब ये नई टर्मिनोलॉजी आजकल चल पड़ी है, तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए आपको क्या क्या पाबंदियां लगानी है वो लगाइए और इनके इंस्टीट्यूट्स खोलिए जैसे आपने बाकी इंस्टीट्यूट खोले हुए। बाकी आपने और तमाम जगहें खोली हुई हैं, मैंने अभी आपको गिनवाया, उसमें जिम भी आ गए, उसमें हमारे ये पिक्चर हॉल भी आ गए और असंख्य कार्यालय हैं जिनको आपने, और ये आपकी निगाह से खत्म हो गए। तो ये आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। इतना बड़ा एक समाज का प्रबुद्ध वर्ग जो एक बड़े कंस्ट्रक्टिव काम में लगा हुआ है, जो उस नौजवान को जिसका माइंड इस वक्त हजार चीजों की तरफ दौड़ता है, उसको एकाग्रता करने में, उसको एक जगह पर कंसंट्रेट करके अपना कोई उद्देश्य बनाने में, और आप ही के शब्दों में आत्मनिर्भर बनने के लिए जो नौजवान उसको तैयार करते हैं ये इंस्टीट्यूट्स, उसको इस बात की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें से अधिकांश कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे किसी जगह इंस्टीट्यूट में, और कुछ लोग अपना खोलेंगे, क्योंकि डिमांड तो बढ़ती जा रही है इन चीज़ों की। अब MSc MA और ये तमाम, अब ये BTech वाले भी, इसका भी सेचुरेशन आ गया। अब MBA वालों का भी सेचुरेशन आ गया। MBA करके तो हमारे यहाँ देहरादून में लोग आजकल रिसेप्शनिस्ट का काम कर रहे हैं। अभी आप चपरासी की नौकरी निकाल दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कई हजार उसमें MBA BBA ये एप्लीकेशन दे देंगे। तो भाई मेहरबानी कीजिए इनके ऊपर, ये सरकार से गुजारिश है। अपना भी नुकसान सरकार का रेवेन्यू, और इसके अलावा छात्रों को फिर आप खुला छोड़ रहे हो। या तो फिर साफ कहिए कि आपको रैली के लिए नौजवान चाहिए, आप नहीं चाहते कि ये सब किसी काम धाम में लगे, इन सब का दिमाग स्थिर हो, बस रैली में आपकी जिंदाबाद करते रहे। वहां आपने कभी ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो की नहीं। वहां तो आप कभी नहीं कहते कि जो मास्क लगा के नहीं आएगा या जो 2 गज की दूरी नहीं बनाएगा हम उसको रैली में नहीं आने देंगे। वहां तो सारे आते हैं। अब आखिरी फेजेस में जाकर के कलकत्ता में इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ रहा है ना कि मास्क भी लगाना पड़ेगा और उसका खर्चा भी प्रत्याशी के खर्चे से जुड़ेगा। ये स्थिति आ जाएगी क्योंकि आपने ये स्थिति पैदा करी। तो ये दोगला व्यवहार बंद करिए और इन नौजवानों को इस देश की पूंजी समझिए। आज मैं मुझसे इनमें से किसी का कोई दबाव नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ये नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं समाज के ऐसे वर्ग की जो इस समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो इस समाज में छात्रों को भी नौजवानों को भी एक दिशा दे रहा है और ये भविष्य है हिंदुस्तान का। और अपनी रोजी रोटी भी बैंकों से कर्ज लेके ब्याज देके अपने महंगे भवन का जो उनका किराया दे करके और उनको अच्छी सैलरीज दे करके, जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अच्छी सैलरी दे करके एक स्वस्थ वातावरण इस देश को दे रहे थे। आज आपने फिर वही कर दिया, खाली दिमाग शैतान का घर। तो भाई ये इस शैतान को नियंत्रित करने में मदद कीजिए और इस तुगलकी फरमान को वापस लीजिए। आज आपसे सिर्फ तीरथ सिंह जी इतनी सी गुजारिश है कि इन अधिकारियों को जो अभी आपके सामने ऊल जलूल फाइलें बना करके पेश कर देते हैं, थोड़ा अंकुश लगाइए, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए। और हमको पता है कि जब आप तक कोई बात पहुंचती है तो आप उस पर निर्णय भी लेते हो। हम तीरथ जी इस बारे में आपकी तारीफ करते हैं। अपने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, उनकी पूरी टीम, आपके 2 मंत्रियों ने अभी उपनल के वहां जो बैठे हुए धरने पर बैठे हुए हैं, 50 दिन से इनको ज्यादा हो गए थे, उनके बीच में आधी रात को जाकर के, आधी रात क्या शाम तो हो ही गई थी, वहां जाकर के जब उनकी काउंसलिंग करके उनको उठाया ना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही अपने किसी समझदार मंत्रियों से सलाह लीजिए और पाबंदी जो लगानी है उसको सख्ती से पालन कीजिए। 50% करना है, 1 सीट छोड़ के 1 सीट बैठाना है, वो भी करिए। CCTV सबके पास लगे हुए, उसकी फुटेज आप एट रैंडम कभी भी चेक कर लीजिए, जाकर के देख लीजिए, फुटेज मांग लीजिए कि बताइए आप क्या हो रहा है, और मास्क लगा करके बैठे, एजुकेशन ले। बस आज इतनी सी बहुत छोटी सी बात के लिए आपको हमने जहमत दी। मुझे उम्मीद है कि इस जो आज मैंने नौजवानों और कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आवाज़ उठाई है उसका लाभ होगा और कहीं ना कहीं उसका आप किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए आप बाध्य होंगे, मुझको ऐसा लगता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से, अपने सारे उन नौजवान छात्रों से जो अपना भविष्य इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इन क्लासेस में देख रहे हैं, उनको कोई दिशा मिलेगी, उनकी दिशा को कोई गति मिलेगी
और वो आत्मनिर्भर बनने में, सेल्फ सफिशिएंट भारत में बनने में अपना योगदान इसी प्रकार से जैसे पहले दे रहे थे देते आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।